अलियास हुसैन आ गए। मुख्तसर गुफ्तगू रही। मैंने उनसे कोई ख़ास तज़किरा नहीं किया, लेकिन मिस्टर बेकर तकरीबन 8:30 बजे पहुंच गए। कैथराइन उनके साथ नहीं थी। मिस्टर बेकर ने हाँफते काँपते लहजे में मुझसे उस वाक़े के बारे में पूछा। अंकल अलियास हुसैन, नगमा बाजी वगैरह वहीं मौजूद थे। मैंने मध्यम सी हंसी के साथ उन्हें उस वाक़े की मुख्तसर तफसील बता दी। अंकल अलियास भी हैरान रह गए। फिर उन्होंने भर्राए हुए लहजे में कहा, कोई लूट मार का सिलसिला ही हो सकता है? जी नहीं, हरगिज़ नहीं। वो वैगन जिससे वो लोग वहाँ पहुँचे थे लोकस बेल की थी। लोकस बेल जैक रोड की कंपनी है। जैक रोड वैसे भी बदमाश किस्म का आदमी है और यकीनन उसने शतरंज में अपनी हार को खलूस से कबूल नहीं किया होगा। ये एक इंतकामी कार्रवाई थी। ओह, ताज्जुब है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ तो स्पोर्ट्स में चलता रहता है, हार जीत भी होती है। जैक रोड इतना जलील इंसान है। निमट लूँगा मैं उस जलील इंसान से, उसे अच्छी तरह समझ लूँगा मैं। मिस्टर बेकर ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। फिर बोले, मैं अभी से उसके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारियां कर रहा हूं। जाने दे मिस्टर बेकर, क्या फ़ायदा, बेकार बात है। मैंने दरमियान में मदाखलत की। वो दोबारा भी ऐसी कोशिश कर सकता है। मैं गहरी सांस लेकर मिस्टर बेकर की जानिब देखने लगा, लेकिन खामोश रहा। फिर अलियास हुसैन बोले, ठीक है, मेरा ख्याल है उसे मौका दो, और अगर वो दोबारा ऐसी कोई कोशिश करे तो फिर उससे निमट लिया जाए। बहरहाल बात आई गई हो गई। कैथराइन ने यकीनी तौर पर घर जाकर यह सारी तफसील मिस्टर बेकर को बताई होगी, और मिस्टर बेकर हाँफते काँपते यहाँ पहुँचे। दूसरे दिन सुबह को कैथराइन नहीं आई। वैसे भी कोई प्रोग्राम नहीं था। पूरा दिन ही गुजर गया। मैं भी घर पर ही रहा। शाम को जब नगमा बाजी किसी काम से गई हुई थी, अलियास हुसैन भी मौजूद नहीं थे। सिर्फ मिसेज़ अलियास अपनी अंदरूनी आरामगाह में मौजूद थी, और मैं बैरूनी हिस्से में था कि मैंने हमाद यमनी को देखा, जिनकी गाड़ी यहाँ आकर रुकी। फिर वो नीचे उतर आए। चूंकि उनका इस्तकबाल करने वाला और कोई मौजूद नहीं था, इसलिए मैं ही अपनी जगह से उठकर बाहर निकला। मैंने उन्हें सलाम किया। हमाद यमनी साहब ने बड़े पुरतफाक अंदाज में मुझसे मुसाफिया किया और बोले, यकीनन इस वक्त अलियास हुसैन मौजूद नहीं होंगे। जी। और तुम घर पर ही हो? जी। आओ तुमसे कुछ बातें की जाएं। हमाद यमनी बोले और मेरे साथ मेरे कमरे में आ गए। फिर मुस्कुरा कर कहा, खुश हो? क्यों नहीं मिस्टर यमनी। वैसे अभी तुमने लंदन सही तौर पर देखा नहीं है। यहाँ तुम अपने आप को महदूद महसूस कर रहे होगे। आहिस्ता आहिस्ता ही मैं इस माहौल से वाकफियत हासिल करूँगा। तुम उस अंग्रेज़ लड़की के साथ बहुत ज़्यादा नजर आते हो। क्या वो तुम्हारी पसंद है? एक दोस्त की हैसियत से, एक साथी की हैसियत से जाहिर है वो मुझे पसंद है, वरना मैं उसका साथ इख्तियार करता। मेरा ख्याल है तुम गलती कर रहे हो आकिल रफ़ीक। क्यों मिस्टर यमनी? तुमको किसी एक साथी की ज़रूरत महसूस होती रहेगी। तुम्हें चाहिए कि तुम लंदन की सड़कों पर तन्हा निकलो, ताकि तुम्हारे अंदर एतमाद पैदा हो। अगर ऐसे लोगों का साथ रहा तो तुम अपने आप को महदूद तसव्वुर करते रहोगे। तन्हा बाहर निकला करो, समझ रहे हो ना? जी जी ज़रूर, लेकिन अभी वक्त ही कितना हुआ है, मैं ज़रा लंदन को समझ लूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तन्हाई से समझो, दूसरों की ज़ुबानी समझ रहे हो। बुरा ना मानना बेहतर तरीका ये नहीं है। किसी वक्त मेरे साथ भी चलो, मैं खुद भी तुम्हें मुख्तलिफ शोबों से रोशनास कराना चाहता हूँ। दरअसल मैं अब तक तुम्हें अपने घर बुलाता, लेकिन एक बात और है मेरे जहन में। मैं तन्हाई में तुमसे मुलाकात करना चाहता हूँ। अगर बाकायदा दावत दूंगा तो तुम्हारे साथ दूसरे लोग भी होंगे। मुआफ़ करना, कुछ ऐसी ही बात है। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने आहिस्ता से कहा, आप तन्हाई में एक बार पहले भी मुझसे मुलाकात कर चुके हैं अंकल यमनी। हमारी यमनी पर जैसे बिजली से गिर पड़ी। फटी फटी आंखों से मुझे देखते रहे। फिर बोले, कब? मैं समझा नहीं। अब देखिए ना, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आप पर एतमाद भी करता हूँ, आपको अच्छा समझता हूँ, मगर आप एक सच्चाई को कबूल करने से इनकार कर रहे हैं। मैं उस रात की कहानी आपको सुनाऊं जब आप मुझे बेहोश करके मेरे घर से ले गए थे, और उसके बाद एक नकाब पहनकर मेरे सामने आए। मुझ पर तरह तरह की कोशिश करते रहे आप। हमाद यमनी का चेहरा सुर्ख हो गया। वो अजीब सी नज़रों से मुझे देखते रहे, और फिर उनके चेहरे पर शदीद शर्मिंदगी के आसार नजर आने लगे। तो तुम मुझे पहचान गए थे? हाँ, बहुत पहले की बात है, लेकिन समझ नहीं पाया था कि आपने इस तरह मेरे साथ यह सलूक क्यों किया। हमारी यमनी के मुंह से देर तक आवाज़ न निकल सकी। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, तुम पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हो आकिल? जी जी ज़रूर, आप मेरे बड़े हैं, और मैंने उस वक्त भी आपकी बात का बुरा नहीं माना था। अब तो बात ही ख़त्म हो गई। बताइए क्या पूछना चाहती हैं आप? तुम अपने बारे में क्या जानते हो?
हमारी अम्मी ने अजीब सा सवाल किया और मैं हंस पड़ा। मेरा नाम आकिल रफ़ीक है और मैं रफ़ीक अहमद साहब का बेटा हूँ। एक देहात में जन्म लिया था और उसके बाद शहर आ गया। वहाँ मेरी परवरिश हुई और अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। उसके बाद अंकल इलियास मुझे अपने साथ लंदन ले आए। मेरा ख्याल है मेरी ज़िंदगी इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। हमारी अम्मी के होंठों पर पुरस्कार मुस्कुराहट फैल गई। वो आहिस्ता से बोले, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत कुछ है, लेकिन तुम अपने आप को समझो, अपने आप को जानो, और ये सब कुछ तुम्हें उस वक्त हासिल होगा जब तुम अपनी ज़ात पर गौर करोगे। दूसरों का साथ छोड़ दो, गाड़ी लिया करो और लंदन की सड़कों पर निकल जाया करो। ये एक बेहतर तरीका है। और जहाँ तक मेरा मसला है, मैं अगर तुम्हें ये यकीन दिलाने में कामयाब हो सका कि उस रात जिसके बारे में तुम हैरत अंगेज़ तौर पर जानते हो, मैं तुम्हें जिस मकसद के लिए ले गया था उसमें कोई बुराई, कोई खोट नहीं थी। बस यूं समझ लो दियारे गैर था। मेरे पास बहुत से इंतज़ामात नहीं थे। मैं लोगों को तफसील बताता तो कोई मुझ पर यकीन न करता, जिसकी वजह से वो हल्का सा मुजरिमाना तरीका इख्तियार करना पड़ा। लेकिन तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई तसव्वुर नहीं था मेरे जहन में। बहरहाल उस रात के लिए मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। मैंने हंसकर हमारी अम्मी के बाजू पर हाथ रख दिया और बोला, नहीं अंकल, आप बिल्कुल शर्मिंदा ना हो। आपसे तो मुझे बहुत से मशवरे लेने हैं, बहुत कुछ जानना है आपसे मुझे अपने बारे में, क्योंकि मेरा ख्याल है मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। हमारी अम्मी के चेहरे पर कुछ बहाली के आसार पैदा हुए। फिर उन्होंने कहा, देखो आकिल, एक बात पर पूरा भरोसा कर लेना बेटे, वो ये कि मेरी ज़ात से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बस मेरा ताल्लुक जिस शोबे से है उसके बारे में तुम थोड़ा बहुत जानते हो। हर अनोखी चीज़ और हैरतनाक चीज़ मुझे अपनी जानिब मुतवज्जा करती है और मैं उसकी तफसील जान लेने का ख्वाहिशमंद रहता हूँ। तुम्हारा मसला भी कुछ ऐसा ही है, और तुम अगर अभी अपने आप से नावाकिफ़ हो तो आने वाले वक्त में मेरी इस पेशगोई को याद रखना कि जब तुम अपने आप से वाकिफ़ होगे तो खुद हैरान रह जाओगे। बहरहाल मेरा ख्याल है अब मुझे यहाँ तुम्हारे पास ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। कुछ अजीब से एहसासात होती हैं लोगों के, न जाने कोई क्या समझ ले। हो सकता है कोई तुमसे दिलचस्पी को मेरा लालच तसव्वुर कर ले, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी अम्मी के जाने के बाद मैं दर हकीकत खुद पर गौर करने लगा। बहुत से वाक़यात, बहुत से ख्यालात मेरे दिल में आ रहे थे। माजी की कहानियाँ मेरी आंखों में गर्दिश कर रही थीं। वो सारे किरदार याद आ रहे थे जो बचपन से लेकर अब तक मुझसे मुंसलिक रहे। पता नहीं क्यों मैं अपने आप को उनमें मुमताज़ समझता था, और मुमताज़ रहा था या फिर दूसरों ने मुझे इसका एहसास दिलाया। हालांकि मेरी हैसियत ही क्या थी, लेकिन यह सब जान लेने की, समझ लेने की कुव्वत मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी और इसी से मेरे तमाम साथी मरूब रहते थे। लेकिन इसके पसे पर्दा क्या है, क्या नहीं, ये अनोखी सिर्फ तो मुझ में कोई ऐसी पोशीदा है जिसकी बिना पर मैं अपने आप को दूसरों से बिल्कुल मुनफरिद ज़ाहिर कर सकता हूँ। और क्या मुझे अपने आप को दूसरों से मुनफरिद ज़ाहिर करना चाहिए? पहली बार दिल में एक तसव्वुर पैदा हुआ, अपने आप को कुछ समझने का, अपने आप पर फ़ख्र करने का। इससे पहले बस इतना ही था कि अगर किसी को कुछ समझाना होता, किसी से कुछ मनवाना होता, तो मैं उसे अहकामात दे दिया करता। अपने बारे में इतना नहीं सोचा था कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ और इस तरह मैं दूसरों से बरतरो आला हूँ। लेकिन आज हमारी अम्मी की बातों ने जहन में अजीब से ख्यालात पैदा कर दिए। हमारी अम्मी के अल्फाज कुछ इस तरह जहन में बैठ गए कि दूसरी सुबह नाश्ते से फारिग होने के बाद मैंने फौरी तौर पर फैसला किया कि बाहर निकल जाऊं। अंकल इलियास हुसैन की तरफ से कोई हदायत नहीं थी। मिस्टर बेकर ने अपनी बेटी को मुसलसल मेरी खिदमत पर मामूर कर दिया था और अंकल ये बात जानते थे कि कैथराइन आएगी और मुझे अपने साथ ले जाएगी। चुनाचे वो मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र थे। लेकिन आज कैथराइन के आने से पहले ही मैं घर छोड़ने को आमादा हो गया। नगमाबाजी वगैरह से भी कुछ नहीं कहा। अब इतना अजनबी नहीं रहा था इस इलाके से कि वापस आने में कोई ख़ास दिक्कत महसूस होती। चुनाचे मैंने लिबास तब्दील किया और एक सादा से लिबास पहनकर घर से बाहर निकल आया। इन रास्तों पर बेशक आज तक कार से गुजरा था, लेकिन ये सब मेरे जाने पहचाने थे। दूध तकसीम करने वाली गाड़ियाँ, सड़कें साफ करने वाले लड़के अपना अपना काम तकरीबन ख़त्म कर चुके थे। इसके बावजूद बहुत ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन लंदन की मखसूस ज़िंदगी निगाहों के सामने थी। आज अहले लंदन की खुशकिस्मती की बिना पर धूप चमक रही थी। मैं एक 2 मंजिल बस के करीब जा खड़ा हुआ और फिर उसकी निचली ही मंजिल के एक हिस्से में जा बैठा। बस मुझे लेकर चल पड़ी और थोड़ी देर के बाद मैं एक खूबसूरत इलाके में उतर गया। यहाँ बिग बैन घंटाघर और बरतानवी पार्लियामेंट की इमारत नज़र आ रही थीं। सामने वाले बागों में और दरिया टेम्स के किनारे बेशुमार लोग बेंचों पर बैठे या घास पर औंधे लेटे धूप ताप रहे थे।
मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बिग बैन से बाएं हाथ मुड़कर ट्रिफाल्गर स्क्वायर में चला आया और यहाँ बेशुमार ऊंची ऊंची इमारतें बिखरी हुई थीं। उनके दरमियान जिंदगी रवां दवां थी। गर्ज ये कि आज लंदन को मैं अपनी निगाहों से देख रहा था और मिस्टर यमनी के कहे हुए अल्फाज उन अल्फाज से पूरी तरह मुत्तफिक था कि लंदन अपनी निगाहों से देखो। बहुत देर तक मैं लंदन को अपनी निगाहों से देखता रहा। बड़ी अजीब और दिलकश जिंदगी थी। फिर कुछ देर के बाद अचानक ही मेरे कानों में ढोल की थाप और सुरीली घंटियों की आवाज़ें गूंजीं। इसके साथ ही कुछ बेहंगम आवाज़ें भी मुझ तक पहुंची। हरे ओम हरे कृष्णा, हरि ओम हरे कृष्णा। मेरी निगाहें उस जानिब उठ गईं। मजमा जमा होता जा रहा था। घुंघरुओं की झनकार छनक रही थी। मैं अपनी जगह से उठा और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ गया। मजमा के दरमियान मैंने मौसीकी और भजन की आवाज़ें सुनी। कई अंग्रेज़ लड़के और कई लड़कियां हिंदू ब्राह्मणों और मंदिरों में रक्स करने वाली दासियों का रूप धारे फुटपाथ पर नाच रहे थे और उनके सर के दरमियानी हिस्सों पर चोटियां नजर आ रही थीं। उन बहरूपियों ने सफ़ेद धोतियां और लकड़ी की खड़ामें पहन रखी थीं। उनके हाथों में घंटियां और गले में ढोलकियां लटकी हुई थीं, जिन्हें वो लहक लहक कर बड़े बेसुरे अंदाज में भजन अलापते हुए बजा रहे थे। और उनकी साथी लड़कियां, जो काफ़ी खूबसूरत थीं, शानों पर बाल बिखेरे, धोतियां बांधे, माथे पर तिलक जमाए, मंदिरों के रक्स की भद्दी और भौंडी नकल कर रही थीं। ढोलकियों पर थाप पड़ती तो उनके बाजू फिजा में बुलंद हो जाते और इसके बाद वो जो रक्स करती वो ना हिंदुस्तानी होता ना मगरबी, बस एक बेहंगम सी उछल कूद जो उनके जिस्मों में बेतरतीबी पैदा करके लोगों की निगाहों के लिए दिलकशी का सामान फराहम कर रही थी। लेकिन एक लम्हे के बाद मैं साकित रह गया। मैंने उस लड़की को देखा जो हाथ में एक बर्तन लिए इस तमाशे को देखने वाले हजूम से चंदा मांग रही थी और उसके मुंह से बार बार निकल रहा था, लंदन के हिंदू मंदिर के लिए चंदा दीजिए, हरिओम, वो कह रही थी। मैं हैरानी से उसे देखने लगा। उस लड़की को ना पहचानने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसके हसीन और खुले हुए स्याह बाल शानों पर बिखरे हुए थे। सफ़ेद रंग की मामूली सी धोती में मलबूस वो इतनी पुरकार नजर आ रही थी कि देखने वाले की निगाह उसके ऊपर से एक लम्हे के लिए ना हटे। लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि ये वही लड़की थी जिसने कल 3 अफराद के साथ मेरी मदद की। उसका चेहरा मेरी आंखों में खुब कर रह गया था, क्योंकि उसने कुछ ऐसे जुमले अपनी जुबान से अदा किए जो मेरे लिए बाइसे हैरत थे। और वो जुमले कैथराइन के बारे में थे। अजीब सा तंजिया अंदाज था, ना जाने क्यों। फिर उसने मुझे देख लिया। एक लम्हे के लिए चंदा मांगते मांगते वो ठिठकी और इसके बाद अपने काम में मसरूफ़ हो गई। चक्कर लगाते हुए उसे मेरे पास भी आना था और मैं उसके इस्तकबाल के लिए तैयार था। मैंने जेब से एक बड़ा सा नोट निकालकर हाथ में ले लिया। जब उसका फैला हुआ हाथ मेरे सामने पहुंचा तो मैंने वो नोट उसके बर्तन में डाल दिया। इससे बड़ा नोट उसके बर्तन में दूसरा कोई नहीं था। उसने गहरी निगाहों से उस नोट को देखा, एक बार अजीब सी नज़रों से मुझे घूरा और फिर अपने खूबसूरत बाल झटक कर आगे बढ़ गई। उसने मुझे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उसकी खामोश आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। ये मैंने उसके एहसान का सिला नहीं दिया था, बल्कि उससे शनाज़ाई का एक इजहार था। नोट उसके बर्तन में डालते वक्त मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट भी फैल गई। अब इसके बाद यहाँ रुकना मुनासिब नहीं था, चुनाचे मैंने ये जगह छोड़ दी। वैसे मुझे इस तमाम मंजर पर हैरत हुई। यहाँ से आगे बढ़कर मैं काफ़ी दूर निकल आया और फिर मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता रहा। वो लड़की मेरे जहन में बार बार आ जाती। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी और मैं चौंक कर उधर देखने लगा। हमारी अम्मी को मैंने साफ तौर से पहचान लिया। वो एक कार के करीब खड़े हुए थे और ट्रैफिक रुक जाने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि सड़क अबूर करके मेरे पास पहुंच सकें। मैंने उन्हें देखकर हाथ हिलाया और फिर खुद सड़क अबूर करके उनके पास पहुंच गया। हमारी अम्मी ने पुरजोश अंदाज में मुझसे मुसाफिया किया और इधर उधर देखते हुए बोले, तन्हा हो? हाँ। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। हमारी अम्मी भी बेख्तियार मुस्कुरा दिए। ये हुई ना बात, यानी अब तुम पुरएतमाद अंदाज में लंदन की सड़कों पर आवारागर्दी कर सकते हो। आवारागर्दी नहीं मिस्टर यमनी, मैंने उंगली उठाते हुए कहा। मेरा मतलब है मैंने मुहावरे के तौर पर यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। बताओ कहाँ कहाँ घूम लिए, आओ मेरे साथ चलना पसंद करोगे? इस वक्त मैं आज़ाद हूँ और आपकी हदायत के मुताबिक आज़ादाना तौर पर लंदन की सड़कों, गलियों और कूचों में घूम रहा हूँ। आओ फिर इन्हीं गलियों कूचों में मेरा भी एक मकान है, मौके से फ़ायदा उठाकर तुम्हें दिखा दूँ। हमारी अम्मी की कार में बैठकर मैं उनके साथ चल पड़ा। उन्होंने मुझसे पूछा, अपनी कार नहीं लाए थे? नहीं, मैंने जवाब दिया। ठीक है, वाकई सैरो सियाहत का मज़ा ज़रा बेफिक्री से सफ़र करने में है। वैसे अब मैं निहायत संजीदगी से पूछ रहा हूँ कि लंदन तुम्हें कैसा लगा? मैंने सिर्फ अपना गांव देखा था या फिर वो शहर जहाँ मैंने परवरिश पाई?
इसके अलावा और कुछ नहीं देखा। मैंने जो तालीम हासिल की उसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का और शहरों का जिक्र है। लंदन की कहानी भी उन्हीं कहानियों में शामिल है और मैं इसे देख रहा हूँ। अच्छी जगह है, ज़रा मुख्तलिफ माहौल रखने वाली। बिल्कुल दुरुस्त कहा तुमने। और इस माहौल में अपने लिए एक जगह बनाना अब तुम्हारा फ़र्ज़ है। नसीहतें नहीं, मैं बहुत सी नसीहतें सुन चुका हूँ मिस्टर यमनी। इस वक्त जहन को आज़ाद रखना चाहता हूँ। आओ अपना शोभदा घर दिखाऊं तुम्हें, उन्होंने कहा। थोड़ी देर के बाद हम एक इमारत के पास रुक गए। ये इमारत भी अच्छी खासी इमारत थी। इन लोगों ने यहाँ अपने कदम काफ़ी मजबूती से जमा लिए थे। ज़िंदगी बहुत महंगी थी और इस महंगी ज़िंदगी में ऐसी रिहाइशगाहें हासिल कर लेना आसान काम नहीं, जबकि ज़्यादातर मैंने शहरों में फ्लैटों ही में ज़िंदगी पाई थी। मकान की तर्ज तामीर भी कुछ ख़ास किस्म की थी और इसका अंदाज़ा मैंने बखूबी लगा लिया। जाहिर है हमाद यमनी का जो प्रोफेशन था वो बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज का था और इसके लिए उन्हें ऐसे ही शोबदे हर जगह दिखाने थे। हैरत की बात यह थी कि इमारत में मुलाजमों के अलावा और कोई नहीं था। मैंने इस सिलसिले में सवाल किया तो हमाद यमनी हंसते हुए बोले, हाँ, मेरा ख़ानदान मेरे साथ नहीं रहता, बल्कि वो यमन ही में मुकीम है। बीवी बच्चे तो हैं नहीं, वैसे बाकी तमाम लोग हैं और उन्होंने यहाँ मेरा साथ नहीं दिया। वैसे मेरे अजीज़ों कारिब यहाँ आते रहते हैं। आपका ये घर बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत के साथ लोगों के लिए बाइसे दिलचस्पी भी। आओ पहले तुम्हें इसका एक जायज़ा दिलाऊं, उसके बाद बैठकर कुछ खाएंगे, हमाद यमनी ने कहा। घर के मुख्तलिफ गोशे उन्होंने मुझे दिखाए। तमाम चीज़ों में एक अनोखी कैफियत थी। उन्होंने अपने घर की आराइश कदीम रवायात के तहत की थी और यहाँ कीमती सामान की बजाय अनोखी अशिया रखी गई थीं। फिर वो हंसते हुए बोले, आओ अब मैं तुम्हें अपनी शोभदागाह या दूसरे अल्फाज में भूत घर दिखाऊं। मैं मुस्कुरा दिया। हमाद यमनी मुझे लेकर एक गोशे में पहुंचे। भूत घर का दरवाज़ा टूटा फूटा और बहुत ही भयानक शक्ल का था और बिलाशुबा उसके अंदर जो अशिया मौजूद थीं वो भी हैरत अंगेज़ थीं। जानवरों के ढांचे, इंसानी ढांचे, अजीबोगरीब चीज़ें, खालें, सींग, लकड़ी के टुकड़े, इसी किस्म की चीज़ें वहाँ मौजूद थीं जो एक ख़ास किस्म की मध्यम रोशनी में बड़ा भयानक मंजर पेश कर रही थीं। लेकिन मेरे लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा बाइसे तवज्जो बनी वो उल्लू का एक बहुत बड़ा मुजस्मा था। यकीनी तौर पर यह असल उल्लू नहीं था, लेकिन उसकी नकल बहुत ही खूबसूरती से तैयार की गई थी। मुजस्मे में आंखों की जगह जो चीज़ें लगी हुई थीं वो इस पूरे भूत घर में सबसे अनोखी हैसियत रखती थीं। ये दो नन्ही नन्ही रोशनियाँ मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। पता नहीं इन्हें खसूसन इस जानिब मुतवज्जा किया गया था या फिर उनका अंदाज ही ऐसा था। उन आंखों में मुझे एक बहुत ही अनोखी कैफियत नजर आई। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो रोशनी मेरे वजूद पर छाती जा रही हो। सफ़ेद सफ़ेद दायरे वसी होते जा रहे थे और उल्लू का वो मुजस्मा मुझे बोलता हुआ महसूस हो रहा था। दायरे फैलते रहे और मेरे जहन में अजीबोगरीब ख्यालात आने लगे। फिर मैंने अपनी तवज्जो वहाँ से हटा ली और दूसरी तरफ देखने लगा। एक झटका सा लगा था मेरे जिस्म को। मुझे महसूस हुआ कि मैंने किसी जंजीर को अपने ऊपर से उतार कर फेंक दिया हो या किसी बहुत बड़ी गहरी जगह का ढक्कन खोलकर बाहर निकल आया हूँ। हमाद यमनी मेरे साथ ही थे और मेरा जायज़ा ले रहे थे। फिर उन्होंने कहा, कैसा लगा तुम्हें ये मेरा शोभदा घर या भूत घर? बहुत अच्छा। यहाँ वाकई आपने अजीबोगरीब चीज़ें जमा कर रखी हैं। दूसरे लोग तो इस जगह को देखकर खौफजदा हो जाते होंगे। हाँ, लेकिन तुम खौफजदा नहीं हुए। खैर, अब मैं इतने कच्चे जहन का मालिक भी नहीं हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हमाद यमनी मुझे इस भूत घर से बाहर निकाल लाए और फिर एक जगह बैठकर हम लोग खाने पीने की अशिया से शुगल करने लगे। हमाद यमनी ने अपने मुलाजमों को शायद पहले ही इशारा कर दिया था, क्योंकि जहाँ हम पहुँचे थे वहाँ मेज़ पर बहुत सी चीज़ें सजी हुई थीं। चंद लम्हात खामोशी रही। फिर हमाद यमनी ने कहा, सुनो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, बल्कि एक मुख्तसर सी बात कहना चाहता हूँ। लंदन में रहोगे, अलियास हुसैन की ख्वाहिश के मुताबिक शतरंज में महारत हासिल करोगे, मुकाबले जीतोगे और दौलत कमाओगे। बेशक ये तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी तफसीलात मालूम हो चुकी हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हात मुझे दे दो। वो लम्हात जब तुम्हारे दिल में एक अजीब सी बेचैनी जाग उठे, जब तुम वो सोचने लगो जो तुम्हारी समझ में ना आए। मैं सवालिया निगाहों से हमाद यमनी को देखने लगा। वो आहिस्ता से बोले, इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ ना बता सकूँगा। जब एक बेचैन कैफियत तुम्हारे वजूद पर तारी हो जाए तो मुझसे ज़रूर रुजू कर लेना। मुझे बता देना, मैं उस वक्त तुम्हें बेहतर मशवरा दे सकूँगा। वैसे परसों तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मेरा तो कोई प्रोग्राम कभी नहीं होता मिस्टर हमाद यमनी। परसों शाम को मेरा एक शो है। अगर तुम मुनासिब समझो तो मेरे साथ चलना।
वैसे मैं अलियास हुसैन से भी बात कर लूँगा। आपका शो? हाँ भाई, तुम्हें मालूम है लंदन के मखसूस हलकों में मुझे एक शोबदागर की हैसियत से जाना जाता है। हमारी अम्मी ने कहा, फिर बोला, और एक हल्का मुझसे काफ़ी दिलचस्पी रखता है। खसूसी प्रोग्रामों में वो लोग अक्सर मेरा मैजिक प्रोग्राम शामिल कर लेती हैं। इस तरह मुझे कोई माली मुफाद तो अजीज़ नहीं होता, लेकिन लंदन के मुअज़्ज़ज़ हलकों में जाना पहचाना जाता हूँ और बाज़ औक़ात इससे मेरे बड़े काम निकल आते हैं। अब ये तकरीब जिसमें मेरा मैजिक प्रोग्राम है एक रिटायर्ड एडमिरल जेम्स आर्नाल्डो के यहाँ है। उसकी बेटी की बर्थडे है और उसमें मुख्तलिफ रंगारंग प्रोग्रामों के साथ उन्होंने खसूसी तौर पर मुझसे मैजिक प्रोग्राम की फरमाइश की है। ख़ास तौर से उसकी बेटी शाइला आर्नाल्डो ने, जिसकी बर्थडे है। इस तकरीब में शाही ख़ानदान के अफराद भी शामिल होंगे, क्योंकि एडमिरल जेम्स आर्नाल्डो शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। बहुत से ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाती है जिनके ज़रिए बेशुमार काम निकल जाते हैं। हमें यकीनन इस तकरीब में लुत्फ़ आएगा। दरअसल बेचारे अलियास हुसैन कारोबारी आदमी हैं और उन्होंने अपना हल्का बेहद महदूद रखा है, इसलिए वो यहाँ बहुत ज़्यादा रूशनास नहीं हैं। बस से शतरंज के हवाले से उनके कुछ शनासा हैं और वह उन्हीं में मगन रहती हैं। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ एक बड़े शातिर की हैसियत से शतरंज की दुनिया में रूशनास कराया जाए तो तुम्हें ऐसे लोगों से तारुफ भी हासिल करना होगा जो यहाँ बड़ी हैसियतों के मालिक हैं। हर जगह ये लोग कारआमद साबित होते हैं और जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि अलियास हुसैन साहब से भी बात कर लूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ अपना मुकाम हासिल करने के लिए एक जदीद अंदाज में काम करो और इसी से तुम्हें फ़ायदा हो सकता है। मैंने हामी भर ली। यूँ भी जाहिर है इस किस्म की तकरीबात मेरे लिए बाइस दिलचस्पी थी। हमारी अम्मी के साथ काफ़ी वक्त गुजरा और दिल में यह तस्लीम किया कि दर हकीकत वह शोबदागर है और पुरस्रार अलूम जानता है। रात को अलियास हुसैन साहब से भी इस मौजू पर बात हुई और अलियास हुसैन कहने लगे, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रोफेसर हमारी अम्मी सिर्फ एक शोबदागर नहीं है, बल्कि उसका बड़ा नाम है और यहाँ वो बड़े बड़े काम निकाल लेता है। ख़ुसूसन हम गैर मुल्कियों के लिए वो बड़ी तक़वियत का बाइस है। कई बार मेरे ऐसे कारोबारी मसाइल हल किए हैं उसने जो मेरे बस से बाहर थे। आज मैं आवारा गर्दी करने निकल गया था अंकल, और बहुत सी तफरीहात रही। हमारी अम्मी मुझे बाहर ही मिल गई, अपने घर ले गई और बिलाशुबा उनका घर बहुत अजीबोगरीब है। अलियास हुसैन हंसने लगे, फिर बोले, एक बार हम भी उसके घर गए थे और दोबारा वहाँ ना जाने की कसम खा ली। दर हकीकत वो भूत घर है। मैंने खुद ही अलियास हुसैन से एडमिरल जेम्स आर्नाल्डो के यहाँ की तकरीब का तज़किरा कर दिया और अलियास हुसैन ने बखुशी मुझे इजाज़त दे दी कि मैं हमारी अम्मी के साथ वहाँ जा सकता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे हर तरह की आज़ादी है, यहाँ अपने तौर पर ताल्लुकात पैदा करूँ, जिससे जी चाहे मिलूँ, कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने एक ख़त भी मुझे दिया जो मेरे घर से आया था। वालिदैन को वो रकम मिल गई थी जो यहाँ से भेजी गई और उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया। बाहर तौर मेरे ये तमाम मामलात बहुत दिलचस्प रहे। पता नहीं क्यों कैथराइन दूसरे दिन भी नहीं आई। गालिबन उस दिन वाले वाक़े से वो खुद ही कुछ शर्मिंदा सी हो गई थी और ये सच भी था कि मुझे उसके साथ बहुत ज़्यादा लुत्फ़ नहीं आता था, बल्कि उसका इस तरह मुझ पर मुसल्लत होना एक तरह से ज़हनी खौफ का बाइस बन जाता। मैं बिल्कुल आज़ादी नहीं महसूस करता और ख़ुद को मुसलसल उसके ज़ेर असर समझता। हमारी अम्मी दूसरे दिन शाम को अलियास हुसैन साहब के पास आए। मैं चूँकि पहले तज़किरा कर चुका हूँ, उन्होंने अलियास हुसैन से कहा कि वो मुझे कल एक तकरीब में ले जाना चाहती हैं, तो अलियास हुसैन साहब ने खुशी से इसकी इजाज़त दे दी और यूँ बात ख़त्म हो गई। तीसरे दिन सुबह ही सुबह मिस्टर बेकर कैथराइन के साथ आ गए। आज छुट्टी का दिन था और अलियास हुसैन साहब भी घर पर ही मौजूद थे। मिस्टर बेकर ने ताज्जुब भरे अंदाज में कहा, भाई तुम दोनों में कोई नाचाकी हो गई है, क्या बात है? कैथराइन भी घर में रहती है और तुमने भी इससे राब्ता नहीं कायम किया? मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो यही सोचा था कि मिस कैथराइन अपने तौर पर मसरूफ़ होंगी। क्यों कैथराइन, क्या बात है? डैडी आप बड़े वहमी आदमी हैं। मैंने भी आपसे यही बात कही थी कि बस कुछ थकन सी महसूस हो रही थी, इसलिए नहीं जा सकी। आप इनसे पूछ लीजिए, कोई बात हो तो बताऊं? अरे नहीं नहीं भाई, इन बच्चों के दरमियान भला कहीं झगड़ा हो सकता है, अलियास हुसैन ने कहा। ठीक है, मेरा जहन साफ हो गया। यूं ही सोच रहा था कि पता नहीं क्यों इन दोनों ने एक दूसरे से मिलना छोड़ दिया है। आज का क्या प्रोग्राम है आपका मिस्टर आकिल? कैथराइन ने सवाल किया। आज सिर्फ घर पर आराम करूंगा, कहीं जाने का इरादा नहीं है, मैंने साफ लहजे में कहा और कैथराइन चौंक कर मुझे देखने लगी, फिर बोली, क्यों, खैरियत? बस मूड नहीं है। शाम को एक प्रोग्राम है, उसमें जाना है। कैसा प्रोग्राम है? बस ऐसे ही, मेरे करम फरमा हमारी अम्मी ने मुझे अपने साथ दावत दी है। कैथराइन खामोश हो गई।
मैंने जो अंदाज इख्तियार किया था उससे उसे समझ लेना चाहिए था कि निहायत शरीफाना तरीके से मैं उसे किनारा कशी इख्तियार करना चाहता हूँ। कैथराइन बाप के साथ ही चली गई। इलियास हुसैन साहब दिन भर मुझसे गुफ्तगू करते रहे। एजाज के बारे में भी बातचीत हुई। उन्होंने इस बात पर ज़रा सी परेशानी का इजहार किया कि मेरे और एजाज के दरमियान मुफाहमत नहीं है। मैंने माजूरी का इजहार करते हुए कहा कि एजाज भाई खुद ही मुझसे मुलाकातें नहीं करते। मैंने भी ये सोचा कि उनकी अपनी मसरूफियात हैं, उनका अपना हल्का है, वो उन्हीं में ज़्यादा मगन रहते हैं। नहीं खैर, मैं उससे बात करूँगा, वैसे तैयारियाँ कर लो। कुछ दिन के बाद शतरंज का एक और मुकाबला होने वाला है और ये मुकाबला बैनुल-अक़वामी नौइयत का होगा। वैसे तुम्हें शायद इस बात का इल्म नहीं है, पहले मुझे भी नहीं था कि अखबारात ने बाकायदा तुम्हें कवरेज दी है और तुम्हारे इस मुकाबले के बारे में तफसीलात लिखी हैं। हाँ, एक बात बताओ, जैक रोड से तो उसके बाद कभी मुलाकात नहीं हुई? नहीं। और उसकी तरफ से कोई गड़बड़ भी नहीं? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। पता नहीं क्या किस्सा था। और मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि अंकल इस मसले में परेशान ना हो। अब जब आप मुझे यहाँ ले आए हैं और यहाँ आपने मेरे लिए एक ज़िंदगी का इंतखाब किया है तो मुझ पर एतमाद भी कीजिए। मैं खुद भी पुरएतमाद ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। इलियास हुसैन मुझे बगौर देखते रहे, फिर मुस्कुरा कर बोले, इससे ज़्यादा खुशी की बात तो और कोई हो ही नहीं सकती कि तुम मुकम्मल एतमाद के साथ लंदन में अपना मुकाम बनाओ। वैसे कुछ ऐसी मसरूफियात आ पड़ी हैं मुझ पर जिनमें फंस कर रह गया हूँ। बारहा मुझे यह एहसास हुआ है कि मेरे अपने काम में कोताही हो रही है, लेकिन खैर कोई फिक्र नहीं, 1 या 1.5 महीने की बात है। उसके बाद उन मसाइल से निकल आऊँगा और एक बार फिर तुम्हारे शतरंज के सिलसिले में काम शुरू कर दूँगा। अंकल आप बिल्कुल मुतमईन रहें, आपने मुझे क्लब में रूशनास करा दिया है। मैं खुद ही अब जो कुछ कर सकता हूँ करूँगा। हाँ, अगर कभी आपकी मदद की ज़रूरत पेश आई तो आपको यकीनी तौर पर तकलीफ़ दूँगा। जी नहीं, आप इस बात को जहन से निकाल दीजिए कि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर काम कर सकती हैं। जो कुछ मैं कर सकता हूँ वो अभी आपके लिए मुश्किल होगा। मैं हंसकर खामोश हो गया। इलियास हुसैन के इस मनसब को मैं छीनना नहीं चाहता था। बाहर तौर नफीस और मुखलिस आदमी थे। शाम को मैंने तैयारियां शुरू कर दी। खतरा ये था कि कहीं मोहतरमा कैथराइन नाजिल ना हो जाएं। चुनाचे वक्त से पहले पहले ही निकल लेना मुनासिब था। हमाद यमनी साहब से प्रोग्राम तय हो चुका था। मुझे उनके घर ही पहुंचना था और इसका मुझे भरपूर अंदाज़ा था कि उनके घर कैसे जाया जा सकता है। चुनाचे वक्त मुकर्ररा पर मैं हमाद यमनी के घर पहुंच गया। वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उनकी लंबी शानदार लेमोजीन तैयार थी और वह खुद ही उसे ड्राइव करते हुए उस तरफ चल पड़े थे जहां एडमिरल जेम्स आर्नोल्डो के यहाँ तकरीब थी। ये तकरीब बहुत आला पैमाने पर की गई। वो जगह देखने के काबिल थी जहाँ तकरीब का एहतमाम किया गया। वक्त भी हो चुका था और मेहमान आना शुरू हो गए थे। पार्किंग लॉट पर बाकायदा पुलिस इंतज़ाम कर रही थी। ज़ाहिर है नेवी के एक अफसर का मामला था, रिटायर्ड ही सही, लेकिन वो शाही ख़ानदान से भी ताल्लुक़ रखता था। मौजूदीन की बहुत बड़ी तादाद यहाँ आई हुई थी और लंदन की क्रीम जमा हो गई थी। प्रोफेसर हमाद यमनी का इस्तकबाल भी एक पुरवकार इंसान की हैसियत से ही किया गया और जिस शख्स ने उनका इस्तकबाल किया वही एडमिरल जेम्स आर्नोल्डो थे। जिस्मानी नौइयत के लिहाज से उसे देव कहा जा सकता था। समुंदर से ताल्लुक़ रखने की बिना पर उसके चेहरे का रंग एक मखसूस शक्ल इख्तियार कर चुका था। उसके साथ ही इस्तकबाल करने वालों में जो हसीन लड़की मौजूद थी उसका नाम शाइला था और यह उसी की बर्थडे की तकरीब थी। शाइला ने पुरमुसरत अंदाज में प्रोफेसर हमाद यमनी से कहा, आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई है प्रोफेसर। डैडी ने कहा था कि आप ज़रूर आएंगे और मैंने ये भी कहा था कि आप बेहद मसरूफ़ इंसान हैं। मैं आपकी आमद पर आपका दिली शुक्रिया अदा करती हूँ और ये ख्वाहिश रखती हूँ कि आप आज हमारे मेहमानों को ऐसे शोबदे दिखाएंगे कि वो ज़िंदगी भर उन्हें याद रखेंगे। क्यों नहीं बेबी? प्रोफेसर हमाद यमनी ने मुस्कुरा कर गर्दन खम करते हुए कहा। हम लोग मेहमानों की भीड़ में शामिल हो गए। प्रोफेसर एक गोशे में खड़ा होकर मुझे यहाँ आने वालों के बारे में तफसीलात बताता रहा। ये सब बहुत बड़े बड़े ओहदेदार और लंदन के उमरा और रऊसा थे। शाही ख़ानदान के बेशुमार अफराद भी उनमें शामिल थे जिनके बारे में हमाद यमनी मुझे बताता रहा। हालांकि मुझे उन सब से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। मेहमान अभी मुसलसल आ रहे थे। एक जानिब ऑर्केस्ट्रा मध्यम मध्यम मौसीकी बिखेर रहा था और माहौल में बड़ी रोमानी कैफियत पैदा हो गई थी। हसीन ख़वातीन और हसीन नौजवानों के गिरोह एक दूसरे से खुश गप्पियाँ कर रहे थे। फिर एक बहुत ही आला किस्म की रोल्स रॉयस कार आई और उसमें मैंने एक अजीबोगरीब शख्सियत को बैठे हुए देखा। यह भी बुलंदोबाला और दराज कद शख्सियत थी। लंबी दाढ़ी सीने पर बिखरी हुई, खूबसूरत बाल शानों तक आ रहे, माथे पर बड़ा सा तिलक लगा हुआ था।
हाथ में तिरशूल था, खास किस्म के सफ़ेद कपड़े पहने हुए। और जब वो कार से नीचे उतरा तो मैंने महसूस किया कि उसका कद्दो कामत किसी भी तरह जेम्स और रोनाल्डो से कम नहीं है। लेकिन एक बार फिर मेरे जहन को शदीद झटका लगा, क्योंकि उस शख्स के साथ चंद अफराद उतरे थे, जिनमें से एक लड़की भी थी। ये नारंगी रंग की बहुत ही हसीन साड़ी बांधे हुए थी, जिसके निचले हिस्सों पर सुनहरी काम किया हुआ था। इंतहाई मुतनासिब जिसामत और अपने हसीनों खूबसूरत बालों की बिना पर वो बड़ी मुनफरिद और मुमताज़ नजर आ रही थी। लेकिन मैं इस चेहरे को भला कैसे नज़रअंदाज कर सकता था, जो 2 दफ़ा मेरे सामने आ चुका था। एक दफ़ा साहिल समुंदर पर मेरे मददगार के तौर पर, और दूसरी मर्तबा हाथ में भीख का प्याला लिए हुए चंदा मांगती हुई। हाँ, ये वही लड़की थी, 100% वही। मैं हैरानी से उसे देखता रह गया। प्रोफेसर हमाद यमनी की निगाहें भी उसी जानिब उठी हुई थीं। उसके मुंह से सरगोशी के अंदाज में निकला, ये भेड़िया यहाँ कैसे आ गया? मैं चौंक कर प्रोफेसर की जानिब मुतवज्जा हुआ और फिर उसे पूछे बगैर मैंने उससे कहा, कौन है ये प्रोफेसर हमाद यमनी? आचार्य जगराजन राज बहुत बड़ा बहरूपिया है और इसने लंदन में तहलका मचा रखा है। हरे कृष्णा हरे रामा तहरीक के सरगर्म कारकुनों में से है। वो पूरी दुनिया से चंदा वसूल करता है और यहाँ ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर रहा है। एक हिंदू मंदिर की तामीर करा रहा है, जिसके लिए इसके कारकुन भीख मांगते फिरते हैं। लेकिन यह सब दिखावे की बात है, इसकी असल आमदनी कहीं और ही से है। यहाँ के बड़े बड़े लोग इसकी मुट्ठी में फंसे हुए हैं और इसने बहुत बड़ी हैसियत इख्तियार कर रखी है। वैसे मैं तुम्हें एक बात खुसूसन बताऊं आकिल, ये काले इल्म का माहिर है, गंदे अलूम जानता है और उसी की बुनियाद पर इसने उन सब लोगों को अपनी मुट्ठी में जकड़ा हुआ है। हाँ, खूब। मैंने दिलचस्प निगाहों से आचार्य जगराजन राज को देखा। बिलाशुबा उसकी आमद से बहुत से लोगों में खलबली मच गई और वो सब दौड़ दौड़ कर उसकी जानिब जा रहे थे। उनमें से कुछ का तारुफ हमाद यमनी मुझसे करा चुके थे और ये बहुत बड़े बड़े लोग थे। उस शख्स के साथ उस लड़की को देखकर बाहर तौर मुझे जिस कदर हैरत हुई थी मैं ही जानता था। हमाद यमनी ने आहिस्ता से कहा, मुझे इसके आने की उम्मीद नहीं थी और इसके आ जाने से मैं जहनी तौर पर परेशानी का शिकार हो गया हूँ। क्यों प्रोफेसर? मैंने सवाल किया। मेरे और इसके दरमियान कुछ इख्तलाफात चल रही हैं जो कभी संगीन नौयत इख्तियार नहीं कर सके, लेकिन इसने मुझे कई बार धमकियां दी हैं। ओह, मैंने आहिस्ता से होंठ सिकोड़ कर कहा। मेरी निगाहें मुसलसल उसका ताक़ुब कर रही थीं। हमाद यमनी से मैंने उस लड़की के बारे में कुछ नहीं कहा। अब जाहिर है सारी बातें कह देने के लिए तो नहीं होती। आचार्य जी को बड़े एहतराम से एक जगह ले जाकर बिठाया गया। लड़की उसके साथ साथ ही थी और मजीद 3 आदमी जो खास किस्म का रूप धारे हुए थे उसके गिर्द मौजूद थे। बहुत से लोग आचार्य जी से बैठे बातें करते रहे। हम दूर से ये तमाशा देख रहे थे। वक्त गुजरता रहा और फिर बर्थडे केक लाया गया। गालिबन तमाम मेहमान आ चुके थे। ऑर्केस्ट्रा की मौसीकी रुक गई। मेहमानों ने कितारें बना ली और इसके बाद शाइला अर्नाल्डो ने केक काटा। तालियां बजीं, उसे मुबारकबादें दी गईं और गालिबन तहाइफ वगैरह भी पेश किए जाने लगे। प्रोफेसर हमाद ने ना मुझसे कोई तोहफा लाने के लिए कहा था और ना ही खुद कुछ लाया था। जाहिर है हर चीज़ की एक अलग नौयत होती है। केक कटने के बाद लोगों में खासी बेतकल्लुफ़ी का अंदाज पैदा हो गया। मैं भी प्रोफेसर हमाद यमनी के नज़दीक से हट आया और एक ऐसी जगह मैंने मुंतखब की और वहाँ खड़े होकर इधर उधर देखने लगा। आचार्य जी से लोग बड़ी अकीदत से मिल रहे थे। उनके हाथ चूम रहे थे और आचार्य जी के मोटे होंठों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट उभरी हुई थी। क्या ये शख्स वाकई कोई खतरनाक आदमी है? दफतन मुझे उस लड़की का ख्याल आया, वो लड़की जिसने मुझे वाकई हैरत में डाल दिया था और उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थी। लेकिन चंद ही लम्हात के बाद मुझे अकब से उसकी आवाज़ सुनाई दी, हेलो। मैं चौंक कर पलटा तो वो हसीन साड़ी में मलबूस मुस्कुराती आंखों से मुझे देख रही थी। उसके पूरे वजूद में सबसे ज़्यादा हसीन चीज़ उसके घने लंबे और स्याह बाल थे। आंखों का अंदाज बेहद खूबसूरत था। पहली बार मैंने उसे जिस अंदाज में देखा था, दूसरी बार वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आई और तीसरी बार उन दोनों बार से इंतहाई मुख्तलिफ। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। तब वो आहिस्ता से बोली, तुम बार बार मेरे सामने क्यों आ जाते हो? जी, मैंने किसी कदर हैरानी से कहा। पहचानते हो मुझे? जी, मैं इस बार मध्यम और सर्द लहजे में बोला। यहाँ कैसे? मेरा ख्याल है ये एक तकरीब है और इस तकरीब में वो लोग आए हैं जिन्हें मदऊ किया गया है। तुम आखिर हो कौन? अपना तारुफ तो करा दो कम अज़ कम। मेरा नाम आकिल रफ़ीक है। ताल्लुक? उसने सवाल किया। पाकिस्तान। ओह,
अच्छा अच्छा, मुसलमान हो? खुदा के फजल से, मैंने जवाब दिया और वह फिर मुस्कुरा दी। फिर कहने लगी, मेरा नाम शैला मुखर्जी है, हिंदू हूँ और हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ। बहुत खुशी हुई तुमसे तीसरी बार मिलकर, मैंने बेतकल्लुफ़ी से जवाब दिया। और वह हल्की सी हंसी हंसकर बोली, मैं तो ये समझती हूँ कि तुम मुसलसल मेरा ताक़ुब कर रहे हो। गलत समझती हो। तीनों बार इत्तफाक हुआ था। पहली बार भी तुम मुझ तक आई थी, मेरा मतलब है मेरी मदद करने के लिए। दूसरी बार इत्तफाक से मैंने तुम्हें देखा और आज तीसरी बार मुझे इल्म नहीं था कि तुम भी यहाँ आ रही हो। वैसे मुझे मेरे एक दोस्त ने आचार्य जगराजन राज के बारे में बता दिया था। महाराज जगराज कहो, बहुत बड़ी शख्सियत है उनकी। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। फिर मैंने कहा, और वो तीनों अफराद जो उस दिन तुम्हारे साथ थे? मैंने सवाल किया और वह फिर हंस पड़ी। फिर उसने कहा, उन तीनों का हमारी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरा मतलब है मुझसे बराह रास्त उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। बस यूं समझ लो दोस्त हैं। उनमें से दो, वो जो उस दिन हमारे साथ थे, मेडिकल के तालिब इल्म हैं और यहाँ किसी खास शोबे में काम कर रही हैं। तीसरा वो जो खालसा था, उसका नाम मानिक सिंह है, यहीं एक फर्म में मुलाजमत करता है। हमारा उनका वास्ता एक मार्शल आर्ट क्लब में हुआ। मैं भी वहाँ मार्शल आर्ट्स की तालीमात हासिल करती हूँ और वो तीनों भी। उनमें से खालसा ब्लैक बेल्ट है और बाकी दो भी मार्शल आर्ट्स की तालीम हासिल कर रही हैं। खूब। इससे पहले इत्तफाकिया तौर पर हमारा तारुफ नहीं हो सका, लेकिन मेरे दिल में यह ख्वाहिश थी कि इस बार अगर तुमसे मुलाकात हुई तो तुमसे तुम्हारे बारे में ज़रूर पूछूंगा। तुम यहाँ क्या करती हो? ऐश, उसने कहा और फिर हंस पड़ी। आचार्य जी से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? उनके अफकारों ख्यालात की दिल से कायल हूँ और उनके मानने वालों में शामिल हूँ जो उनके लिए जान की बाजी भी लगा सकती हैं। खूब, मैंने हंसते हुए कहा। फिर बोला, बहरहाल ये तीसरी मुलाकात बहुत बेहतर रही। कम अज़ कम तुमसे तारुफ तो हासिल हो गया। हाँ, लेकिन तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। एक अजीज़ के यहाँ लंदन आया हुआ हूँ। अलियास हुसैन है उनका नाम और एक मखसूस इलाके में रहते हैं। बस लंदन की ज़िंदगी से वाकफियत हासिल करने आया था। वो लड़की कौन थी? उसने सवाल किया। कौन सी लड़की? वही जो उस दिन तुम्हारे साथ थी। कहाँ है वो? नज़र नहीं आई मुझे। मैंने तुम्हें देखने के बाद उसे ही तलाश किया था। वो मेरी शनासा थी, दोस्त नहीं। हाँ, और शनासाओं के साथ साउथ एंड के उस पार्क में सैर व तफरी हो रही थी जहाँ ख़ास किस्म के लोग ख़ास मकासद के लिए जाया करते हैं। यह मुझे तुम्हारी ज़ुबानी मालूम हुआ है कि उस पार्क की नौइयत कुछ इस किस्म की थी। बस मैं लंदन के मुख्तलिफ इलाकों की सैर कर रहा था। वो यहाँ के एक साहिब हैसियत इंसान मिस्टर बेकर की बेटी है और मिस्टर बेकर मेरे उन अजीज़ के दोस्त हैं जिनके यहाँ मेरा क़याम है। मेरा और उसका सिर्फ इतना ही वास्ता है। तो मुझसे सफाई क्यों पेश कर रहे हो? वह शरारत आमेज़ लहजे में बोली और मैंने हैरत से उसे देखते हुए कहा, मेरा ख्याल है मैं सफाई तो नहीं पेश कर रहा, तारुफ पेश कर रहा हूँ। खैर चलो छोड़ो, तुमसे अब तक जो शिकायत थी वो ख़त्म हो गई। क्या शिकायत पैदा हो गई थी मुझसे? मैंने सवाल किया। अब इस मौजू पर बात ही नहीं होगी। मगर तुम क्या शय हो? मैंने सवाल किया और वो फिर हंस पड़ी। औरत हूँ, लड़की हूँ, जो कुछ तुम समझ लो, जैसी भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ। वो तो ठीक है, मगर हिंदू मंदिर के लिए उस दिन चंदा मांगा जाना क्या हैसियत रखता था? आचार्य जी का हुक्म था। उनके सारे कारिंदे इसी किस्म का काम किया करते हैं। बस आचार्य जी जिसको भी हुक्म दें उसे करना होता है। उस दिन मुझे यह हुक्म मिला था, चुनाचे मैं चंदा मांगने के लिए निकल खड़ी हुई। वैसे तुम्हारे चंदे का बहुत शुक्रिया और हाँ सुनो, मिलते रहना। हाँ, यकीनन कहीं ना कहीं मुलाकात हो ही जाया करेगी। नहीं, तुम मुझे अपना पता बताओ, तुमसे राब्ता कायम करूंगी और मैं भी तुम्हें अपना पता बाद में दूंगी, ताकि अगर कभी तुम्हारा दिल मुझसे मिलने को चाहे तो बराह रास्त मिल लेना। नाम याद है ना मेरा? हाँ, शैला मुखर्जी, मैंने कहा। गुड, वेरी गुड, जा रही हूँ। हो सकता है आचार्य जी को मेरी ज़रूरत पेश आ जाए। वो आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ गई और मैं उसकी हसीन चाल देखता रहा। वैसे ये लड़की मुझे काफ़ी पुरस्कार मालूम हुई थी और ये बात मज़ीद बाइसे हैरत थी कि वो आचार्य जगराजन राज की साथी है। सालगिरह की तकरीबात के मुख्तलिफ दौर चलते रहे। वेटर ट्रॉलियाँ लिए गर्दिश कर रहे थे और मैं ये बात जानता था कि उन ट्रॉलियों पर शराब है और जाहिर है मुझे इस नापाक शय से कोई दिलचस्पी नहीं थी। शराब का तज़किरा तो अलियास हुसैन साहब के घर में भी नहीं था, हालांकि लंदन के पास ही थे। हमाद यमनिया मेरे साथियों में से जिन लोगों से मेरा वास्ता यहाँ रह चुका था, किसी के यहाँ भी नहीं था और ये मेरे ख्याल में एक बहुत ही उम्दा बात थी। कभी भी मुझे इस नागवार सूरत हाल से दो चार नहीं होना पड़ा।
वैसे नगमा बाजी ने थोड़ा बहुत मुझे समझाया था यहाँ की ज़िंदगी के बारे में और मोहतात रहने के लिए कहा था। चुनाचे मैं उन ट्रालियों की जानिब मुतवज्जा नहीं हुआ। खासा वक्त इसी तरह गुजर गया। वो लड़की जिसने अपना नाम शैला मुखर्जी बताया था नजर आई थी, मगर मेरी जानिब मुतवज्जा नहीं हुई। उसके बाद यहाँ के रस्म व रिवाज के मुताबिक रक्स के 3 राउंड का ऐलान किया गया और ऑर्केस्ट्रा ने मौसीकी की धुनें तब्दील कर दी। लातादाद जोड़े चौबी फर्श पर आ गए। ये हर शख्स की अपनी मर्जी थी कि वो रक्स करे या ना करे। इस दौरान मैं खामोशी से एक गोशे में आ बैठा। हमाद यमनी को मैंने चंद अफराद के दरमियान बातें करते देखा और ख़ुद उनके दरमियान मदाखलत की कोशिश नहीं की। रक्स के ये 2-3 दौर बहुत ज़्यादा वक्त न ले सके और ख़त्म हो गए। इस दौरान गालिबन किसी बड़े हॉल में डिनर लगा दिया गया, क्योंकि फिर मेहमानों से दरख्वास्त की गई कि वो डिनर हॉल में चलें। ये डिनर हॉल भी बहुत वसी और रीज़ था और मेहमानों की इतनी बड़ी तादाद उसमें बआसानी समा गई। बेहतरीन किस्म के खाने थे। मैंने उनमें से चंद चीज़ों का खुसूसी इंतखाब किया। गोश्त वगैरह से परहेज़ करना ही मुनासिब था, अलबत्ता मछली में कोई हर्ज नहीं था। चुनाचे मैंने उसी पर गुजारा किया और दूसरी मुख्तलिफ सब्जियों की बनी हुई या मीठी चीज़ें इस्तेमाल की। मेरी जानिब कोई भी खसूसी तौर पर मुतवज्जा नहीं था। इस काम से भी फरागत हुई और इसके बाद हम डिनर हॉल से बाहर निकल आए। यहाँ एक छोटा सा स्टेज हमारी गैर मौजूदगी में तैयार कर दिया गया, जो यकीनी तौर पर प्रोफेसर हमाद यमनी के मैजिक शो के लिए था। मेहमान हमाद यमनी का नाम सुनकर यकजा हो गए और इसके बाद दरख्वास्त की गई कि हमाद यमनी स्टेज पर आ जाएं। हमाद यमनी पुरवकार अंदाज में चलते हुए स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने माइक्रोफोन पर कहा, ख़वातीनो हज़रात, एडमिरल जेम्स आर्नाल्डो ने मुझे एक मेहमान की हैसियत से मदऊ किया है और मेरी बेटी शाइला ने मुझसे फरमाइश की कि मैं उसकी सालगिरह की तकरीब में अपने चंद आइटम पेश कर दूं। मैंने बेशुमार तकारीब में अपने शोबदेबाजी के आइटम पेश किए हैं और तकरीबन तमाम ही लोग उनसे वाकिफ़ हैं। बस शाइला की फरमाइश पर मैंने 2-3 नए आइटम तैयार किए हैं और इस वक्त उन्हें ही पेश करूंगा। आप देख रहे हैं कि मैं अपने शोबदागरी के शो के लिए कोई चीज़ अपने साथ नहीं लाया और इस वक्त आप में से कोई साहिब मेरे लिबास में से भी कोई ऐसी चीज़ बरामद नहीं कर सकता। जो आइटम मैं पेश कर रहा हूँ ये बिल्कुल नए हैं और इस उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आएंगे। शाइला की सालगिरह की खुशी में नजराना अकीदत। प्रोफेसर हमाद यमनी ने दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए और उन्हें एक मखसूस अंदाज में गर्दिश देने लगे। ये हाथ उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बुलंद से बुलंद करके एक बार फिर उन्हें फिजा में गर्दिश दी और इसके बाद दोनों हाथ एक साथ गिरा लिए और तमाशाइयों पर फूलों की पत्तियां गिरने लगीं। ये पत्तियां कहाँ से आ रही थीं और किस तरह फिजा में बिखर रही थी इसका कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा था। हैरतनाक चीखें बुलंद हुईं। पत्तियों की तादाद इतनी थी कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इतने बड़े मजमे में से कोई भी शख्स फूलों की पत्तियों में नहाए बगैर नहीं रह सका। खुद मेरी आंखें इस अनोखे आइटम पर फैल गईं। मैंने पहली बार हमाद यमनी की शोबदागरी को अपनी निगाहों से देखा, लेकिन दर हकीकत मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि इस कदर बेपनाह फूल कहाँ से फिजा में पहुँच गए और अब किस तरह तमाशाइयों पर बिखर रही हैं। चीखें और तालियां उभरने लगीं। कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। लोग फूलों की उन पत्तियों को उठा उठाकर ये जायज़ा लेने की कोशिश कर रहे थे कि क्या ये कोई नजरी धोखा तो नहीं है और ये सब कुछ कहाँ से आया। तकरीबन 1.5 मिनट तक फूल इसी तरह बरसते रहे और पूरी तकरीब गाह में फूल ही फूल बिखर गए। इसके बाद प्रोफेसर हमाद यमनी ने गर्दन खम की और तालियों का तूफान एक बार फिर बुलंद हो गया। लोग हैरानी से इस शोबदे को देख रहे थे। हमाद यमनी ने मुस्कुराते हुए कहा, नजराना अकीदत के बाद ये इजहार करता हूँ कि शाइला जैसी हसीन और नाजुक अंदाम लड़की की सालगिरह में हर शय खुश है। फूलों की ये पत्तियां, दरख्तों के ये पत्ते, हर चीज़, यहाँ जो कुछ भी मौजूद है वो मस्ती से झूम रहा है। एडमिरल जेम्स आर्नाल्डो का दिल नाच रहा है और जब एडमिरल आर्नाल्डो का दिल नाचे तो हर शय क्यों ना नाच उठे। इन बोतलों को देखिए जो यहाँ हर जगह पर बिखरी पड़ी हुई हैं, प्रोफेसर हमाद यमनी ने कहा और लोगों की नज़रें बोतलों की जानिब उठ गईं। बोतलें अपनी जगह जुम्बिश कर रही थीं और फिर बोतलों का रक्स जारी हो गया। जगह जगह से बोतलें रक्स की शक्ल में अपनी जगह उछल रही थीं और ऐसे ऐसे मनाजर सामने आ रहे थे कि हैरत के साथ साथ कहकहों के तूफान भी उमड़ रहे थे। चारों तरफ बोतलों का रक्स होता रहा। बोतलों के शीशों की खनक से फिजा में एक अजीब सी मौसीकी उभरने लगी। हर शख्स आंखें फाड़े नाचती बोतलों को देख रहा था और हैरत से दांतों में उंगलियां दबाए हुए था। मेरे लिए भी यह अनोखा तमाशा वाकई इंतहाई दिलचस्प था।
प्रोफेसर की जादूगरी देखने के काबिल थी। बोतलों का ये रक्स भी कई मिनट तक जारी रहा और इसके बाद अचानक ही प्रोफेसर ने दोनों हाथ बुलंद किए और बोतलें अपनी जगह साकित हो गईं और एक बार फिर वही हंगामा आराई कह कहे सीटियाँ। ये तो वाकई बिल्कुल नए आइटम थे और लोग इनके सिलसिले में चहमगोइयाँ कर रहे थे। एक जानिब आचार्य जगराजन राज भी खामोशी से ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब संजीदगी तारी थी। फिर प्रोफेसर हमादी अमनी ने कहा, और आखिरी आइटम ये कि वेटर्स जो यहाँ आए हैं यहाँ के बाशिंदे नहीं हैं, बल्कि एक खलाई मखलूक हैं, क्योंकि इनके कदम खलाओं में चलते हैं। वेटर अपनी जगह से 3-3 फुट बुलंद हो गए। वो जो कुछ अपने हाथों में लिए हुए थे उसे गिरने से बामुश्किल बाज रख सके। अपने पैरों के नीचे वो ज़मीन देख रहे थे और नीचे जोर लगा लगा कर अपने कदम ज़मीन पर टिकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी के कदम भी ज़मीन पर ना पहुंच पा रहे थे। उनकी डरी डरी चीखें निकल रही थी और बाज के हाथों से सामान नीचे गिरने लगा। प्रोफेसर हमाद यमनी ने कहा, आप लोग अपना काम इसी तरह सरंजाम देते रहें जिस तरह सरंजाम देते हैं। ज़रा कदम आगे बढ़ाकर देखिए। जहाँ जाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आपका ताल्लुक खला से है इसलिए आपको कुछ लम्हात खलाही में रहना पड़ेगा। वेटरों ने आगे चलकर देखा तो उनके पांव उसी ठोस अंदाज में आगे बढ़ने लगे जैसे ज़मीन पर पड़ रहे हों, लेकिन वो उस खौफ का क्या करते जो बुलंद हो जाने से उनके दिलों में पैदा हो गया था। बाज़ वेटर कलाबाजियाँ खा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वो ज़मीन पर नहीं गिर रहे थे। ये तीसरा आइटम भी क़यामत खेज था और वेटर काफ़ी देर तक खला में तैरते रहे। इसके बाद जब प्रोफेसर ने हाथ नीचे गिराए तो वेटरों के पांव भी फौरन ज़मीन से आ लगे और फिर जो होना था वही होता रहा। फिर एक सिमत से कोई फरमाइश हुई और हमाद यमनी ने कहा, वो आइटम तो यहाँ अब सड़कों और गलियों में भी दिखाई जाती हैं, उनमें कोई नुमाया खूबी नहीं रही। लेकिन फरमाइश करने वाले फरमाइश करते रहे और इसके बाद प्रोफेसर ने गर्दन खम करके कहा, आपकी मर्जी, अगर आप पसंद करती हैं तो कोई एक खातून मेरे पास आ जाए, आपकी ख्वाहिश पर यह अमल भी कर दिखाता हूँ। फ़ौरन ही मजमा में से एक हसीन सी लड़की अपनी जगह से उठी और स्टेज पर प्रोफेसर के पास पहुँच गई। ये खातून इस दुनिया से जाना चाहती हैं, प्रोफेसर ने कहा और तमाम लोग हंस पड़े। फिर प्रोफेसर ने लड़की के बारे में पूछा और एकदम से मुस्ताद हो गया। मुआफ़ी चाहता हूँ, इन खातून से तो मजाक भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक बहुत बड़े सरकारी अफसर की साहिबजादी हैं। बहरहाल इनका शौक़ है कि मैं इन्हें गायब कर दूँ। आप लोग देखिए ये किस तरह गुम हो जाती हैं। फिर प्रोफेसर ने फौरी तौर पर कपड़ों का इंतज़ाम किया और 3 खूबसूरत चादरें उसे लाकर दे दी गईं, जिसे 3 अफराद के हाथों में थमाकर उसने लड़की के गिर्द पर्दा कायम कर दिया और बोला, यह आइटम बेशुमार मर्तबा आपके सामने पेश किया जा चुका है और इसमें अब मेरे नज़दीक कोई ख़ास दिलकशी नहीं रही, लेकिन फरमाइशी चीज़ है। ज़रा आप लोग सामने से हट जाएं। और आपने ये चादरें क्यों संभाली हुई हैं? भला इन चादरों के दरमियान कौन है? चादरें पकड़े हुए लोगों ने अपनी अपनी चादरें सरकाईं और लड़की को वहां से गुम पाया। स्टेज हालिया तौर पर बनाया गया था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे यह शुबा हो सके कि लड़की को कहीं चालाकी से गायब कर दिया गया है। वो स्टेज पर मौजूद नहीं थी। लोगों ने एक बार फिर तालियां बजाईं और इधर उधर लड़की को तलाश करने लगे। हमाद यमनी ने गर्दन खम करके कहा, तो आप उसे गुम किए बगैर ना माने, बहरहाल आपकी मर्जी। अब मेरे लायक कोई मजीद खिदमत, अब मैं चलता हूँ। फिर लोग हंसने लगे। प्रोफेसर हमाद यमनी ने कहा, खैर तो अब उस बच्ची को वापस लाना मेरी जिम्मेदारी है और जो कुछ मैंने आपसे लिया उसे वापस आपके सामने उसी अंदाज में पेश करता हूँ। चादरें एक बार फिर तान ली गईं और प्रोफेसर ने गर्दन खम करके उन लोगों से हटने के लिए कहा। वो हटे, लेकिन लड़की वहाँ मौजूद नहीं थी। प्रोफेसर एक लम्हे के लिए बौखला सा गया। मैं बगौर उसका चेहरा देख रहा था। उसने इधर उधर देखा और एक बार फिर चादरों को उसी तरह तान लिया। दूसरी बार भी यही हुआ और प्रोफेसर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। लड़की चादरों के दरमियान से बरामद नहीं हुई। लोग अब भी हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। प्रोफेसर ने दोनों हाथ खम किए और इसके बाद उन तीनों जवानों को एक बार फिर चादरें पकड़ने के लिए कहा। इस बार उसने दोनों हाथ सीने पर बांधकर आंखें बंद कर ली थीं। चंद लम्हात वो इसी तरह खड़ा रहा। इसके बाद फिर उसने चादरों के अंदर झांका और उन तीनों जवानों को जो चादर पकड़े खड़े हुए थे अपनी जगह जाकर बैठने के लिए कहा। फिर जब वो बोला तो उसकी आवाज़ में लर्जिश नुमाया थी। ख़वातीन और हजरात, दरअसल बेचारी बच्ची यहाँ के माहौल से बहुत तंग आई हुई थी और चूँकि आप लोगों की फरमाइश थी कि उसे गुम कर दिया जाए, इसलिए अब वो ज़रा ज़्यादा वक्त के लिए यहाँ से चली गई है।
बाहर तो और अभी कुछ देर के बाद वो आपके दरमियान होगी और आपको ना जाने कहाँ कहाँ की कहानियाँ सुनाएगी। लोगों के कहकहे फिर फिजा में बुलंद हो गई और प्रोफेसर स्टेज से नीचे उतर आया। उसने कई बार गर्दन खम की। शाइला ने और खुद जेम्स आर्नाल्डो ने आगे बढ़कर प्रोफेसर से तरह तरह के सवालात किए, लेकिन मैं अपनी जगह साकित प्रोफेसर हमाद यमनी का चेहरा देख रहा था, जो एक लम्हे में ना जाने कैसा हो गया। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वो शदीद दहशत का शिकार है। और अचानक ही मेरे जहन में ख्याल आया, लड़की को उसने कहाँ भेज दिया है और इस वक्त वह परेशान क्यों है। मेरी निगाहें लड़की को तलाश करने लगीं और ना जाने क्यों मेरे जहन में मनाजिर तब्दील होने लगे। फिर मैंने पार्किंग लॉट की एक कार को देखा जिसकी डिग्गी में वो लड़की मौजूद थी और गहरी नींद सो रही थी या बेहोश थी। मैंने उस कार को अच्छी तरह अपनी निगाहों में महफूज कर लिया और उसे पहचान कर शशतर रह गया। ये तो प्रोफेसर हमाद यमनी की कार ही थी। इसके बाद मैं तेज़ी से आगे बढ़कर हमाद यमनी के करीब पहुंच गया और मैंने आहिस्ता से उसे मुखातिब करके कहा, प्रोफेसर, क्या आप मुझे बराहे करम कार की चाबी अनायत फरमाएंगे? ओह हाँ, क्यों नहीं, प्रोफेसर ने सरसराते हुए लहजे में कहा और कार की चाबी निकाल कर मुझे दे दी। एक खातून प्रोफेसर को मुखातिब करके उससे कुछ कहने लगी, मगर मैं कार की चाबी लिए हुए तेज़ी से आगे बढ़ा और पार्किंग लॉट पर पहुंच गया। मैंने फुर्ती से कार की डिग्गी खोली। लड़की उसमें लेटी हुई थी और इंतहाई बुरी हालत में थी। कार में शदीद घुटन थी। जाहिर है डिग्गी में किसी सिमत से हवा नहीं जा रही थी। अगर वो मज़ीद कुछ देर उस कार में इसी तरह पड़ी रहती तो यकीनी तौर पर दम घुटने से मौत का शिकार हो जाती। मैंने बर्क रफ्तारी से उसे कार की डिग्गी से निकालकर एक तरफ लिटाया। उस तरफ चूंकि कोई मौजूद नहीं था, इसलिए किसी का देख लिए जाने का खतरा भी नहीं था। डिग्गी बंद करके मैं लड़की के रुखसारों पर हल्की हल्की थपकियां देकर उसे जगाने की कोशिश करने लगा। मैंने उसके बाल संवारे। चंद ही लम्हात में लड़की के अंदर होश के आसार नजर आने लगे। फिर वो खौफजदा निगाहों से इधर उधर देखने लगी। मैंने नरम लहजे में उससे कहा, बराहे करम खुद को संभालिए। मैं वो लड़की के मुंह से बेमायनी आवाज़ें निकलने लगीं। कोई ख़ास बात नहीं है, प्रोफेसर हमाद यमनी शोभदागरी दिखा रहे थे। आप ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा आगे आ गई थीं। बराहे करम खुद को संभालो, खड़ी हो जाइए, प्लीज़ खड़ी हो जाइए। लड़की मेरा सहारा लेकर खड़ी हो गई। उसने चकराते हुए लहजे में कहा, मगर मुझे क्या हुआ था? कुछ नहीं, मैंने बताया ना आपको कि शोभदागरी का शिकार हो गई थी और ज़रा ज़्यादा फासले पर निकल आई थी। लेकिन अब सब कुछ ठीक है। खुली हवा में 2-4 सांस लीजिए, आपकी कैफियत बहाल हो जाएगी। मेरा हुलिया कैसा हो रहा है? बिल्कुल ठीक हैं आप। ज़रा बस ये लिबास की शिकनें दूर कर लीजिए, मैंने नरम लहजे में कहा और लड़की अपना लिबास दुरुस्त करने लगी। मैंने उठकर उसे देखा और बोला, आपको ये शोभदा पसंद नहीं आया? अजीब शोभदा था। मेरे साथ ना जाने क्या हुआ। बस यूं समझ लीजिए कि मेरा जहन गुम हो गया। उसके बाद ना जाने क्यों मेरा सांस भी फूल रहा है। बाज़ औक़ात शोभदागरी में ऐसा हो जाता है। लेकिन अब आप बाकी लोगों को हैरान कर देंगी। नहायत खामोशी से उनके दरमियान चलिए और ख़ुद को जाहिर कर दीजिए। वहाँ आपको तलाश किया जा रहा होगा। मैंने लड़की को बहलाने की कोशिश करते हुए कहा और अपनी इस कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब हो गया। लोगों की भीड़ में शुमार होने के लिए मैंने सीधा रास्ता इख्तियार नहीं किया, बल्कि मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ बिलाखिर लोगों के दरमियान पहुंच गया। लड़की का हाथ मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और वो भी मुझसे ताउन पर आमादा थी। गालिबन ज़हनी इंतशार की वजह से फ़ैसला करने से कासिर थी। चंद ही लम्हात के बाद मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां से हमाद यमनी नज़र आ रहा था। वो अब लोगों के दरमियान से फारिग हो गया था और गालिबन मुझे तलाश कर रहा था। मैं खुद ही उसके पास पहुंचा और मैंने उसका हाथ पकड़कर आहिस्ता से कहा, बराहे करम मेरे साथ आइए। हमाद यमनी चंद कदम चलता हुआ उस लड़की के करीब पहुंचा और मैंने लड़की की तरफ इशारा करके कहा, वो लड़की मौजूद है। हमाद यमनी के सर पर जैसे बम फटा हो। वो फटी फटी आंखों से लड़की को देखता रहा और इसके बाद उसने मुझे देखा। फिर वह मुसलसल मुझे और लड़की को बारी बारी देखता रहा और इसके बाद आहिस्ता से बोला, मुझे किसी भी मुनासिब जगह बिठा दो, मेरा सर चकरा रहा है, शदीद चक्कर आ रहे हैं मुझे। ठीक है, मैंने उससे कहा और उसे एक कुर्सी पर बिठा दिया। फिर मैं लड़की के करीब पहुंच गया और मैंने उससे मुस्कुराते हुए कहा, आप बराहे करम अपनी जगह चली जाइए। मेरा ख्याल है आप खासी नर्वस हो रही हैं। लड़की अपने अजीज़ों के दरमियान पहुंची तो एक बार फिर हंगामा हो गया। लोग उसे देखकर हंसने लगे और मुस्कुराने लगे, लेकिन लड़की ने किसी से अपने बारे में कुछ नहीं कहा। उधर मैं हमाद यमनी के करीब बैठ गया।
हमादी अम्मी ने कहा। जिस कदर जल्द हो सके बेटे यहाँ से वापसी का फैसला करो। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मेरी अपनी क्या कैफियत है। क्या हमें वापस जाने से रोका जाएगा? नहीं, बस एडमिरल से इजाज़त लेना पड़ेगी। तो बराहे करम खुद को संभालिए, खड़े हो जाइए, अब तो कोई मसला बाकी नहीं रहा, मैंने कहा और हमादी अम्मी का हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया। इसके बाद हम एडमिरल के पास पहुंचे। उसको भी इल्म हो गया था कि लड़की अपने साथियों में वापस पहुंच चुकी है। वो हंसने लगा और उसने कहा, आपने वाकई आज की हमारी तकरीब को 4 चांद लगा दिए हैं प्रोफेसर हमादी अम्मी। मैं ज़ाती तौर पर आपका शुक्रगुजार हूँ। अगर आप हमें इजाज़त दे दें तो आपका बेहद शुक्रिया। हाँ, अब तो तकरीब इख्तिताम पर है। आपकी आमद का और आपके साथी की आमद का बेहद शुक्रिया। उसने हम दोनों से हाथ मिलाया और हम वापस पार्किंग लॉट की तरफ चल पड़े। चंद लम्हात के बाद प्रोफेसर हमादी अम्मी ने स्टीयरिंग संभाल लिया और कार को पार्किंग लॉट से निकालकर बिलाखिर उस इमारत से बाहर निकाल लाया। मैंने उसे आस्ता से कहा, अपने असाब पर काबू पाने की कोशिश करो। आप थोड़ी सी गलत ड्राइविंग कर रहे हैं। बस थोड़ी दूर चलो यहाँ से। थोड़ी दूर चलने के बाद मैं रुकूंगा। तुम नहीं समझ सकते कि इस वक्त मेरी ज़हनी कैफियत क्या है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हमादी अम्मी कार ड्राइव करता रहा और हम उस जगह से काफ़ी दूर निकल आए तो उसने कार को सड़क के दूसरे किनारे रोक दिया और इसके बाद अपनी पेशानी मसलने लगा। मेरे खुदा, और तुम क्या मैं तुमसे इस बारे में सवाल कर सकता हूँ? और क्या तुम मुझे सही जवाब देना पसंद करोगे? क्यों नहीं प्रोफेसर, जाहिर है मैं आपका एहतराम करता हूँ, आपकी इज्जत करता हूँ और इस वक्त हम दोनों साथी हैं। कहाँ मिली तुम्हें वो लड़की? उसे कहाँ से पाया तुमने? आपकी कार की डिग्गी से, लेकिन बर वक्त ऐसा हो गया और वो थोड़ी देर और उस डिग्गी में बंद रहती तो यकीनी तौर पर मौत का शिकार हो जाती। उसका दम घुट जाता। बच गया, मैं बाल बाल बच गया और वो कमबख्त उस वक्त अपनी कोशिश में कामयाब हो गया। खुदा की पनाह, खुदा ने मुझे कैसे बचाया। मगर मेरे बेटे, मुझे ये नहीं बताओगे कि तुम्हें उसका इल्म कैसे हुआ कि वो मेरी कार की डिग्गी में है? इस सिलसिले में प्रोफेसर मुझे आपसे काफ़ी तफसीली गुफ्तगू करना पड़ेगी। बस यूँ समझ लीजिए कि तसव्वुर की आंख से मैंने उसे तलाश किया और वो जगह पाली जहाँ वो मौजूद थी। मैंने इसीलिए आपसे कार की चाबी तलब की थी। मैं समझ रहा हूँ, प्रोफेसर हमाद ने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा और फिर अजीब निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा। इसके बाद बेख्तियार होकर मुझसे लिपट गई। फिर उन्होंने कहा, तुमने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है इस वक्त आकिल कि मैं तुम्हारे इस एहसान को ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। यूँ समझ लो मेरी तमाम उम्र बर्बाद हो जाती जो कुछ आज तक कर चुका हूँ। उसके ऐसे नताइज सामने आते कि लोग मेरे ऊपर इबरत करते। वह बहुत बड़े आदमी की बेटी थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो 100% मैं ही उसका जिम्मेदार करार पाता। मगर तुमने बिल आखिर। प्रोफेसर जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गया। फिर उसने कार दोबारा स्टार्ट करके उसे आगे बढ़ाते हुए कहा, हमें यहाँ से आगे चलना चाहिए क्योंकि दूसरे मेहमान भी रुखसत होने वाले होंगे। तुम्हें वापस जाने की जल्दी तो नहीं है? नहीं, मैंने जवाब दिया। प्रोफेसर कार चलाता रहा। फिर एक खूबसूरत रेस्तोरां के सामने उसने कार रोक दी और मुझे साथ आने के लिए कहकर अंदर दाखिल हो गया। वह बहुत निढाल नजर आ रहा था। हम दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। उसने भर्राए हुए लहजे में कहा, मैंने आज इस तकरीब में तुम्हें सिर्फ दोस्ती और गैर सगाली के जज्बे के तहत अपने साथ शरीक किया। तुम्हें कुछ नए लोग दिखाना चाहता था मैं, मगर तुमने यहाँ आकर मेरी इज्जत, मेरी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ किया है। चंद ही लम्हात में और एक ही कोशिश में तुमने वो कर डाला जिसका सिला मैं तमाम उम्र तुम्हें नहीं दे सकता। मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार हूँ। आप मुझे शर्मिंदा न करें प्रोफेसर। आपके चेहरे से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि कोई गैर मामूली बात हो गई है और फिर मैंने उसका पता चला लिया। इस वक्त मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुमने ये कैसे किया, और ये भी तुम्हें ज़रूर बताऊंगा कि यह सब कुछ करके तुमने एक खौफनाक दुश्मनी की दाग बेल डाल दी है। वो भेड़िया तुम्हारी भू पालेगा, ज़रूर पालेगा। मैं उसकी पुरस्कार कुव्वतों को अच्छी तरह जानता हूँ। कौन भेड़िया? आचार्य जागराज जनराज। मैं उसके बारे में कुछ और तफसील मालूम करना चाहता हूँ, मैंने दिलचस्पी से कहा। वो सिफली अलूम का माहिर है, न जाने कौन कौन से गंदे अलूम जानता है। उसने अपनी बका के लिए हरे कृष्णा हरे रामा तहरीक का सहारा लिया है और उसके हर कारे दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में फैले हुए हैं। वो लंदन और जनूबी अमेरिका में रहता है। दोनों जगह उसने बड़ी मजबूती से पांव जमा रखे हैं। बेशुमार चेले हैं उसके।
बरतानिया के शाही खानदान पर उसके बड़े असरात हैं। इसके अलावा यहाँ के बड़े बड़े लोगों से उसके ताल्लुकात हैं। वो गंदे अलूम के सहारे उनके बड़े बड़े काम कर देता है और वो उसके तलवे चाटते हैं। यही कैफियत अमेरिका में है। वहाँ भी उसके नाम का डंका बजता है। हिंदू मत का पैरोकार है और इस्लाम के खिलाफ हर्जा सराई करता रहता है, जिसकी वजह से मुकामी मुसलमान उससे नफरत करते हैं। मुझे भी शोभदागरी के अलावा पुरस्रार अलूम से बेहद दिलचस्पी है और इनके सिलसिले में अक्सर माहिरों से मुलाकात करता रहता हूँ। शोभदागरी के एक शो में वो भी मौजूद था और मैंने कुछ नई तकनीक दिखाई थी जिससे वो मुतासिर हुआ और उसने मुझे पद्मशाला में बुलाया। पद्मशाला क्या है? लंदन में उसकी रिहाइशगाह जो काले अलूम का मरकज़ है। जी, मैंने आहिस्ता से कहा। उसने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, मेरे शोबदों की बहुत तारीफ की और कहा कि यह सिर्फ शोबदागरी नहीं थी बल्कि उसमें इल्म भी शामिल था। मैंने न्याज़बंदी से इसका एतराफ़ कर लिया तो वह हंसकर बोला कि तुम हमसे दूर क्यों हो? मैं समझा नहीं जगराज जी। जितने अनोखे अलूम हैं हमारी हथेली से फूटते हैं और हमारी मुट्ठी में बंद हो जाते हैं। धर्म कर्म में कुछ नहीं रखा, कर्म ही धर्म होते हैं। जब ये सब कुछ कर रही हो तो हमारे साथ रहो। ताल में पानी का प्याला क्या हैसियत रखता है? जवाब में उसने कहा, मेरे पास खुदा का दिया हुआ सब कुछ है जगराज जी। शोभदागरी मेरा जरिया रोजगार नहीं है। इसके अलावा जो इल्म आपके पास है वो हमारे मजहब में हराम है और मुसलमान हराम नहीं करता। मेरा ख्याल है आप किसी आम मुसलमान को भी अपना हमनवा नहीं बना सकते। वो हंसकर बोला, खुदा का दिया तुम्हारे पास जो कुछ है उसे हम तुमसे छीन सकते हैं। नाउजुबिल्ला, हमारा लिया जो होगा तुम सोच भी नहीं सकते। मैं आपके इल्म पर थूकता हूँ जगराज जी और जो कुछ मेरे पास है उससे बहुत मुतमईन हूँ। आपने मुझे बुलाया, आपका शुक्रिया। जो आप कह रही हैं उससे मुझे इत्तफाक नहीं है, इसलिए इजाज़त चाहता हूँ। चलते हुए उसने कहा, बुरा किया तुमने अपने हक में हमाद यमनी। तुमने कुछ नई बातों का एहसास दिला दिया। सोचेंगे उनके बारे में और तुम्हारे बारे में। बस इसके बाद मेरी उससे दोबारा मुलाकात नहीं हुई। वैसे कई बार उसे देखा है। आज की इस तकरीब में भी मुझे उसके आने की इतला नहीं मिली, वरना शायद मैं उसमें ना जाता। उसने मुझ पर कारीवार किया था। पहले शोबदों में तो उसने कुछ ना किया, मगर आखिरी मरहले पर वो काले जादू से काम ले गया और उसने लड़की गायब कर दी। मैं शशदर रह गया था। वो बहुत बड़े आदमी की बेटी थी और जो कुछ उसने किया था वो बेहद खौफनाक था, मगर मेरे मालिक ने मुझे तुम्हारे जरिए बचा लिया, वरना। हमने कॉफ़ी मंगवा ली। कॉफ़ी पीते हुए मैंने पूछा, उससे मेरे बारे में कैसे मालूम हो जाएगा? वो विच क्राफ्ट में बहुत आगे की चीज़ है, बहुत दूर तक जा सकता है। वो तुम्हारे बारे में ज़रूर मालूम करेगा। उसे पता चल जाएगा कि उसका वार नाकाम क्यों हुआ। मगर तुम मेरे बच्चे, बड़ी आजिज़ी से मैं तुमसे एक दरख्वास्त कर रहा हूँ। क्या अंकल यमनी बराहे करम ये अंदाज इख्तियार न करें। मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दो, सब कुछ। क्या तुम वाकई शबलीस हो?